हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कुछ भी में। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता भाग 9। दीवार पे घड़ी चल रही थी। टिक 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 टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वो मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और न तुम ही अख्तर हो। चंदर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर की पाँव को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि तुम उनकी बातों को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनकी विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहती हो, महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। हमें लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बार और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वो सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जब हम लोग कठिनाइयों से, बेदिनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हो, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रहोगी और मैं तुम्हारे पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है, और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वो कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ। सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुँह छिपा लिया। क्या ये मैं सुधा के मुँह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी आंखों ने तेरी पंखों में तूफानों की तेज़ी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उससे हम लोगों को ये सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी सुधा? इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कानों से सुनूं? बोलो सुधी। सुधा ने आंखें उठाई, फिर बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा बताओ। तुम ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकता है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, पल भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है विचंदर? तुम जो कहोगे वो मैं कर लूँगी। और वो फिर सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वो देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से दो आंसू चू पड़े।
चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिज़ी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रख कर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक 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 टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होंठ रखकर उसमें मुंह छुपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई। सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वो सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसके नर्म कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वो हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वो उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठे उसे पंखा झेल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांस लेते हुए मरणासन्न धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ ली। चंदर दूसरी ओर सुबह नहीं गया। थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वो सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वो कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वो जानता था कि ये तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वो अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वो गया नहीं, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वो अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वो साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं, अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया, आओ। सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज़ नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वो मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ, इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वो बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ, उनका गला भर आया। बताओ, मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। मैंने इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ, इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मीटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। छिड़ मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदलकर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेंगी। मैं गैरेज में हूँ तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत नहीं लग रही थी। क्या करती? कुरशिया उठाई, वो भी रख दिया। कविता उठाई, वो भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चलिए मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला।
उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती है ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वो उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर के खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छां। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गया हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कानोच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वो अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चले। उठ बिनती, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम कर रखा है तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचाट हो रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाए बिनती को जगा लाएं, वो कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं? चलो, किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्गी में साइज बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की। चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूँ ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेज़ी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ मत कहो चंदर, आज मुझे जो मन में कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला।
चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वो कोच पर बैठ गई। दूसरे पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने का ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देख कर के उसने फौरन चंदर से कहा, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो। दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर से जब वो कभी कभी मिलते हों। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, आओ यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आज कर वो दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर से टिके उदास बैठी है। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफ़ा देखा है मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती। बिनती ने झेप कर मुँह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी। हमेशा चुपचाप रहती थी और कभी कभी बोलने के लिए लहर आती तो गुटुर गूँ करके घर गुंजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक़ है। हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं, बिनती ने सुधा से कहा। चलो दीदी। और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए। ऐसे क्या होगा, मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वो बिनती से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, पल भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नज़र आती हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनो, अंग्रेज़ी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सोची। माफ़ कीजिए, मैंने तो यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा, अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा था तो कविता सुनने को मिलेगी। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू किया। अपने हेयर पिन निकालकर मेज़ पर रख दी और उसके बाल मचलने लगी। चंदर के कंधे से वो टिक कर बैठ गई और किताब चंदर के गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। लेडी नाटन का एक गीत, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर गहरी सांस ली
और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्विशेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती है। और किसी के आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती, न मुझे मालूम है कि तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक कहो चंदर, पम्मी इतना अच्छा गाती है, ये तुमने कभी नहीं बताया था। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश के बजाय लेडी नार्टन की ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चलो चंदर, चले अब चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर,